चलो बेटा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भी AS1। तो इस चीज का ध्यान रखना भी साथ साथ में हमारे AS चलते रहेंगे, ठीक है, और साथ साथ में हम लोग अपने प्रैक्टिकल चैप्टर करते रहेंगे। एक चीज का ध्यान रखना भी जब AS चलेंगे तो तुम्हारे जो प्रैक्टिकल चैप्टर जितने हो चुके हैं कंप्लीट, उनको हम लोग दो दो तीन तीन चैप्टर को एक साथ कंबाइंड करके टेस्ट लेंगे, ठीक है। और कुछ सर तुम लोग को रिवार्ड भी देने वाले हैं, पनिशमेंट भी देने वाले हैं, ऐसी कुछ तैयारियां भी चल रही हैं, तो वो जैसे भी होगा करेंगे, ठीक है। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जो AS1 है या फिर जितने भी हम लोग AS यहाँ पर करने वाले हैं, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ हमें अपने नोट्स में से ही करने हैं। नोट से बाहर तुम्हें एक भी लाइन रीड आउट नहीं करनी, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो कोई और हमारे पास में बुक हो, हमें कहीं से कुछ भी रीड आउट नहीं करना है, समझ गए। जो AS होंगे टोटल वो हमारे पास में कवरेज देंगे लगभग 28 नंबर से लेकर 32 नंबर तक, और ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो बड़ी मुश्किल से 10 दिन का काम है, समझ गए। फाइनल 10 दिन का काम है जिसमें संडे वनडे भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल हमारे पास AS होंगे कितने सर, AS1 है, देन हमारे पास में 2 है, ठीक है। AS3 जरूर है बट उसको हम लोग चैप्टर में काउंट करते हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद में हमारे पास में AS आएगा 10, 11, 12, 13 एंड 16। तो काउंट कर लो कितने हो गए, ठीक है। सिर्फ 7 AS हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर बेटा, तुम्हारी प्री पोस्ट की कॉपी कंप्लीट है, दिखा दो एक बार। तुम्हारी कंप्लीट है, चलो चलो बेटा AS1 पे आओ। जितने भी हमारे पास में काउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे, ठीक है, AS1 उन सबको यहां पर डिस्क्लोज करने की बात करेगा, यानी कि डिस्क्लोजर देगा, ठीक है बेटा। बाद में दिखा देना, ठीक है, दिखा देना जाते टाइम। AS1 क्या कहता है सर, AS1 कोई भी रूल रेगुलेशन हमें नहीं बताता, बेटा ध्यान से सुनना। AS1 मुझे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बताता है। AS1 मुझे नहीं कहता ये काम करो वो काम करो। AS1 सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या कहता है, जो भी काम तुमने किया है, जो भी वर्क तुमने किया है, सिर्फ और सिर्फ उसको तुम डिस्क्लोज करो, बस यहीं पर बात खत्म हो गई। समझ गए मेरी बात। AS1 हमें क्या कहता है सर, AS1 हमें कुछ भी नहीं कहता। AS1 हमें कुछ भी करने के लिए नहीं कहता है भी तुम ये रूल लगाओ वो रूल लगाओ, ऐसे कैलकुलेशन करो वैसे कैलकुलेशन करो, कभी कुछ भी नहीं बताता। AS1 सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है, तुमने जो भी काम किया है, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो, बस तुम उसको कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करो। और AS1 तुम्हें क्या कहेगा, जो काम तुम रेगुलर कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो जनरली तुम हर बार ही करते हो उसको चाहे तुम डिस्क्लोज ना करो, बट इस बार अगर तुमने कोई डिफरेंट वर्क किया है, इस बार अगर तुमने कोई स्पेशल वर्क किया है, इस बार अगर तुमने अपने वर्क करने का तरीका चेंज किया है, तो उसको तुम्हें डिस्क्लोज करना ही करना होगा। क्लियर सर, कुछ ऐसा वर्क है जो सारी कंपनियां करती हैं, हर कंपनी कर रही है, हर फर्म कर रही है, तो उसको भी तुम्हें डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग वो वर्क कर रहे हैं, वो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, बट अगर मैं ये कह दूं सर वो वर्क वो पॉलिसी वो हमारे रूल रेगुलेशन हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो मुझे स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत होगी। अब बेटा दोबारा से रिपीट करते हैं। AS1 क्या कहता है, AS1 ये कहता है मान लो सारी कंपनियां, ठीक है, एक्रूअल बेसिस यूज करती हैं, ठीक है, कैश बेसिस यूज नहीं कर रही, जनरली क्या यूज कर रही है, एक्रूअल बेसिस। क्या तुम लोग भी एक्रूअल बेसिस यूज कर रहे हो सर, हम लोग भी यूज कर रहे हैं। सारी कंपनियां गोइंग कंसर्न को कंसेप्ट को फॉलो कर रही है, गोइंग कंसर्न का मतलब पता है ना, ठीक है, हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं तो उस चीज को मुझे मेंशन करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। अमन आई क्यों नहीं भी आज। अब अगर कंपनी के अंदर कोई ऐसी चीजें जो जनरली सारी कंपनियां फॉलो करती हैं और अगर हम भी फॉलो कर रहे हैं तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट जो जनरली सारी कंपनियां फॉलो कर रही हैं, सारे बिजनेसमैन फॉलो कर रहे हैं, बट हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे, तो हमें फॉलो करने की यानी कि डिस्क्लोज करने की जरूरत है। ये बात क्लियर सर। हम लोग पिछले कई सालों से WDV मेथड अप्लाई कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, इस बार भी WDV कर रहे हैं, तो क्या मुझे अलग से बताना पड़ेगा हम लोग इस बार WDV मेथड यूज कर रहे हैं? नहीं, वो तुमने पहले बता रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तब तुम्हें दोबारा से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम ये कह दो सर हर बार हम लोग क्या करते हैं, WDV मेथड फॉलो करते हैं, इस बार हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, अब हमें डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, बस AS1 यहीं पे खत्म हो गया।
ठीक है। अब AS1 में एक चीज और भी आएगी सर, पिछले साल हम लोग WDV मेथड चार्ज कर रहे थे, इस साल अगर हम लोग SLM चार्ज कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस आएगा? सचिन सामने देख लो बेटा, ये बाद में देखना। अगर हमारे पास हम लोग हर साल WDV चार्ज कर रहे हैं, इस साल अगर हम लोग SLM चार्ज कर रहे हैं, अमाउंट में डिफरेंस आएगा ना? ठीक है, तो हमें ये देखना है उस अमाउंट में डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आएगा, उस अमाउंट में उस अमाउंट में डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आएगा, उसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव होगा कितना इंपैक्ट, मुझे वो बताना है। क्लियर? चलो बेटा, अब स्टार्टिंग में देखना भी, जहां पर भी डायग्राम वगैरह बनाए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिवीजन पर्पज के लिए हैं। हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना होता है कहां से, जहां से हमारी थ्योरी होती है, यानी कि पेज नंबर 5। ये लो बेटा, सिर्फ 11 पेज का AS1 है, जिसमें से हम लोग सीधे आगे पेज नंबर 5 पे, यानी बस ये थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है। ठीक है, और इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 100% नहीं आएगा, बट आ सकता है। चलो बेटा, this standard deal with disclosure of significant accounting policy followed in the preparation and presentation of the financial statement and is mandatory in nature। ये स्टैंडर्ड डील करता है कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी हैं उनको डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, जो हम लोगों ने अपने अकाउंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए यूज की है और जो मैंडेटरी थी, ठीक है ना, यूज करनी मैंडेटरी थी, तो उनको ये यहाँ पर डिस्क्लोज करता है। Accounting policy refer to the special accounting principles and method for applying such principles adopted by the enterprises। Accounting policy का मतलब क्या है, हम लोग क्या क्या रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू। इतना सब कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हैं, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रू एंड फेयर व्यू बताए। ठीक है ना, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कहीं ना कहीं ट्रू एंड फेयर व्यू बताए, इसलिए हम लोग ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। क्लियर? ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस। जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है वो एक प्लेस के ऊपर शो होनी चाहिए। तो बेटा ये वाली जो बात है इसको मैंने टिक कर दिया इंपॉर्टेंट। अब ये सब चीजें तुम लोग अपने नोट्स के अंदर करते रहोगे। ठीक है, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसियां हैं उसको मुझे डिस्क्लोज करना है वन प्लेस पर। ठीक है, एरिया इन्वॉल्विंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेस। अब ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां पर हम लोग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरप्राइजेस के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी फॉलो की जा रही है, ऐसे कौन कौन से एरिया हैं? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन, जस्ट लाइक क्या होगा इसके अंदर बताना भाई। सर हमारे पास में SLM है या फिर हमारे पास में WDB है, ठीक है ना, ये यहाँ पर बात चलेगी। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, AS1 कभी तुम्हें किसी चीज का मेथड नहीं बता रहा है। जैसे AS2 तुम्हें क्या बताता है, स्टॉक की वैल्यूएशन करो। ठीक है, स्टॉक की वैल्यूएशन किसके ऊपर करो? अभी बीमार हो क्या है? लग तो नहीं रहा यार तुम्हारी शक्ल से है। चलो बेटा बैठे रहो तुम। जैसे AS2 मुझे क्या बताता है, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर विच एवर इज लेस। ठीक है, ये मुझे कभी कोई मेथड नहीं बताएगा, ये तो जस्ट ये बताएगा जब भी तुम किसी मेथड में कोई चेंज कर रहे हो या फिर तुम कुछ अजीब सा कर रहे हो, कुछ नया सा कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हें मेंशन करना जरूरी है। क्लियर? अब ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है बेटा, अब इनके सबके आगे मैं कुछ ना कुछ नोट करवाऊंगा जो तुम लोगों के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पूरे AS के लिए। अभी जो हम लोग बातें यहाँ पर नोट करेंगे ना वो पूरे AS के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब देखना भाई। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन, जिसके लिए मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिख दिया SLM या फिर WDB। अब ये जो डेप्रिसिएशन के मेथड हैं या अमोर्टाइजेशन के मेथड हैं, ये किस AS में कवर होते हैं, किस AS में कवर होंगे? बेटा लिखना मत, एक बार सुनना ध्यान से। ये भाई पहले कवर होते थे, डेप्रिसिएशन का एक AS होता था अलग से, याद है कुछ? AS6 होता था सर, पढ़ा है ना फाउंडेशन में, याद किया था? वैसे वहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी याद करने की, अभी बताता हूँ। बताओ भाई याद किया था क्या? ठीक है, अगर किया भी था तो वहां रिक्वायरमेंट थी नहीं, अगर कर लिया तो अच्छी बात है। AS6 में ये बात कवर होती थी सर, ये सारी बातें कहाँ कवर होती थी? AS6 में। बट बेटा अब AS6 को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है ना, अब AS6 को रिमूव कर दिया गया है। अब जो ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक है वो अब कवर हो चुका है
किसके अंदर कवर हो चुका है? AS10 में, जहां पर फिक्स एसेट की बातें होती हैं। तो डेप्रिसिएशन भी किसके ऊपर चार्ज होता है? फिक्स एसेट के ऊपर ही चार्ज होगा। तो अब जो ये बातें कवर होंगी किसी डिफरेंट कलर के पेन से यहाँ नोट कर लेना। एग्जाम्पल अलग कलर के पेन से लिखना, और जिसमें ये कवर हो रहा है उसको हम लोग क्या लिख देंगे? AS10। पेन निकाल रहे हो या टिफिन खोल रहे हो भाई? इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। बेटा मैंने बस इतना ही बताया है, डेप्रीशिएशन का पहले एएस होता था 6, जिसमें डेप्रीशिएशन की बातें बताई हुई होती थी। अब डेप्रीशिएशन कवर हो रहा है AS10 में, बस इतना सा बताया अभी तक। उसके बाद भाई नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का अगर कोई काम चल रहा है, यानी कि अगर तुम काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहां पर जो हमारा एएस अप्लीकेबल होगा वो अप्लीकेबल होगा AS7। हाँ, अभी जो तुम लोग को याद करने हैं वो कौन से याद करने हैं? AS10 करना है, 7 नहीं करना है, क्योंकि 7 एडवांस अकाउंटिंग में है। जब वहां आएगा तब तुम लोग करोगे, अभी के लिए तुम्हें याद करना है AS10। उसके बाद बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। जब भी फॉरेन करेंसी का कोई टॉपिक आता है, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी में अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो वहां एएस हमारा कवर होता है। याद है भाई कुछ? AS11। ठीक है, किसने आंसर दिया? मोहित। अच्छा, एक क्लास हम लोगों ने एएस वाली सारी याद की थी, वही याद है क्या अभी तक? वही याद है? चलो, फिर तो बच्चे को मैं वैसे ही डांट रहा हूँ बार 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 बार। चलो, उसके बाद भाई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये तो बता दो। AS2। ठीक है बेटा, AS11 भी तुम्हें याद करना है, AS2 भी तुम्हें याद करना है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट कहाँ कवर होता है? सर उनका ट्रीटमेंट कवर होता है AS26, जो हमें अभी याद नहीं करना। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कवर होगा बेटा AS13 में, ये कवर होगा AS13 के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट की बातें कवर होती हैं AS15 में, रिटायरमेंट बेनिफिट की बातें कवर होंगी AS15 में। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उनके ऊपर प्रॉफिट वगैरह को कैसे हैंडल करें, ये बात AS9 बताएगा। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो यहाँ AS कौन सा कवर होगा? 10। कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए AS4 भी आता है एंड AS29 भी आता है। हाँ, AS10 फिक्स एसेट और डेप्रीशिएशन दोनों का आता है। तो बेटा अभी के लिए तुम्हें ज्यादा बर्डन लेनी नहीं है, बस इनको नोट डाउन कर दो। धीरे धीरे जैसे एएस होते जाएंगे अपने आप ये याद होते रहेंगे। समझ गए? ये बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे एएस हैं, इनमें अगर अलग अलग पॉलिसी यूज कर रहे हैं, अलग अलग अगर हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें, उसको हम लोग कैसे दिखाएं, ये AS1 कभी नहीं बताएगा। AS1 तो ये कह रहा है अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी वगैरह यूज कर रहे हो, बस हमें बता दो तुम क्या कर रहे हो। ठीक है ना, बस हम तुम्हें ये बता दो भी तुम क्या कर रहे हो। अब आओ भाई, ऐसी पॉलिसी जो सारी कंपनियां ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर यूज कर रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हो तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? ये ऐसी एजम्पशंस हैं जो सभी के सभी फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो गोइंग कंसर्न हो, कंस्टेंसी हो या फिर एक्रूवल हो। ठीक है बेटा, बताओ मुझे गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? यू लास्ट। नहीं बताऊंगा, आज मेरा मौन व्रत है सर, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो भाई, तुम दोनों के नाम मुझे दोनों की ये बताइए, एक का नाम प्रिया, एक का मुस्कान है। किसका प्रिया, किसका मुस्कान? प्रिया। चलो बेटा बताओ। मुस्कान, कुछ अलग लैंग्वेज में।
ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए सोचते हैं, इसकी बजाय वर्डिंग कुछ यूज करो भाई। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये हमारे माइंड में ऑलवेज मेंटेलिटी रहेगी, हमारे माइंड में ये सोच रहेगी भी हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, दोनों बैठो भी हमारे पास में ये चीज ऑलवेज हमारे माइंड में रहेगी भी ये बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलने वाला है। किसी भी बिजनेस को तुम ये सोच के स्टार्ट नहीं करने वाले भी 1 साल में 2 साल में हम लोग इसको क्लोज कर देंगे या फिर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, ऐसा कुछ हम लोग सोचकर नहीं चलने वाले। इसी वजह से तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। एक 10 लाख की मशीन खरीदी, उसकी लाइफ मुझे दिखाई दे रही है 10 साल, तो मैं डेप्रिसिएशन कितने सालों में राइट ऑफ करूंगा? 10 ईयर में। अगर मैं अपने माइंड में ये सोच लेके चलता भी ये जो हमारे पास में मशीन है ना, ये जो हमारे पास मशीन है, ठीक है, ये तो हमारे पास में 10 साल चलने वाली है, बट मैं तो एक ही साल बिजनेस करने वाला हूँ, तो फिर मैं क्या करता? पूरे का पूरा खर्चा एक ही साल में दिखाता। समझ गए? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ना। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होगा? सर जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो कंटिन्यूअसली चलने वाला है, ये हमारी प्री अजम्पशन चलेगी। उसके बाद भाई कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा? सर हम लोग सेम मेथड वगैरह फॉलो कर रहे हैं, उसमें अननेसेसरी हम लोग चेंज नहीं कर रहे जब तक लॉ के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। एक्रूअल का मतलब क्या होगा? जब भी ट्रांजेक्शन ड्यू हो गई, ड्यू इन द सेंस पे करने के केस में हो या रिसीव करने के केस में हो, हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कहने का मतलब कोई रेंट ड्यू हो गया तो हम उसको क्या बोल देंगे? वो हमारे लिए खर्चा है। अगर कोई कमीशन रिसीवेबल हो गया, यानी कि रिसीव होने के लिए टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया या हमने सर्विस वगैरह दे दी, तो हम लोग उस केस में क्या बोलेंगे? उसको रिकॉर्ड कर लो, वो हमारे लिए क्या है? रिसीवेबल है। अब देखो भी इंपॉर्टेंट चीज, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ई फॉलोड, अगर फॉलो की गई है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। भाई सभी कर रहे हैं फॉलो, तुम कुछ अलग नहीं कर रहे हो। और AS1 तो ये कहता है जब भी तुम कुछ अलग करो उसको जरूर शो करो। इफ नॉट फॉलो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होगा ही होगा। समझ गए? अब बेटा यही वाली चीजें एग्जाम में यूज हो जाती हैं भी। बताओ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन या फिर ऐसा कुछ पूछ लेंगे भी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट यही है भी हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो, और जितनी भी चीजें यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी पॉलिसी या फिर जो भी चेंजेज वगैरह फॉलो कर रहे हैं, सारे के सारे हमारे क्या हो जाए? रिकॉर्ड हो जाए। क्लियर? चलो, गोइंग कंसर्न बताने की जरूरत नहीं है, रीड आउट कर लोगे। चलो बेटा, कंसिस्टेंसी भी कर लोगे, एक्रूअल भी कर लोगे। अब देखो हाउ टू सिलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को हम लोग सिलेक्ट कैसे करें? अकाउंटिंग पॉलिसी को हम लोग सिलेक्ट कैसे करें? प्राइमरी कंसिडरेशन, सर जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारे दो टारगेट हैं, एक तो मेन फोकस हमारा किसके ऊपर है, दूसरा सेकेंडरी टारगेट भी हमारा कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, समझ लो भी अगर तुम CA बन रहे हो, तुम्हारा मेन टारगेट क्या है? पैसे कमाना। दूसरा टारगेट क्या है? सर कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट भी बननी है, या फिर किसी को अगर इंटरटेनमेंट भी लगता है पढ़ना, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, जैसे भी मुझसे क्वेश्चन क्या पूछते थे जब हमारी GMCS की क्लास होती थी, तो जैसे मान लो सभी वहां बैठे हैं सर्कल में, तो एक क्वेश्चन पूछते थे सभी बच्चों से कि आप लोगों का मेन टारगेट क्या है? ठीक है, मैं तो क्लियर वर्ड में ये बोलता था जी बहुत सारे पैसे कमाना। ठीक है, तो फिर वहां पर एक टीचर आए हुए थे, उनका ये कहना था भी सर फिर आप ये बताओ आपके इंटरटेनमेंट का क्या होगा, क्योंकि आपकी आधी लाइफ तो बनते बनते और स्ट्रगल करते करते सेटल होते होते लग जाएगी, और बाकी आधे में आप इंजॉय कैसे करोगे? मैंने कहा जी इंजॉय तो मैं अभी से कर रहा हूँ। बोले आपको देख के लगता नहीं, वो कुछ फेस रीड ऐसा भी करते थे। मैंने कहा सर मैं ऐसे काम में इन्वॉल्व हूँ जहाँ मुझे इंजॉय इंजॉय होता है। जाते ही कम से कम 10-20 बच्चों को जब तक गालियां ना दे दूं, दो चार थप्पड़ ना मार दूं, सुना ना दूं, ऐसे खड़ा ना कर लूं, मेरा इंजॉय पूरा नहीं होता है। बेटा वो यहाँ नहीं, ललित को तो पता है ना। ठीक है ना, वहां तो मैं लगाता भी था, इवन स्कूल में भी, है ना बेटा। ये तो बेटा खत्म होने वाला है। अच्छा आज इसको फील हो रहा है, ये खड़ा है ना। चलो, तो मतलब अगर तुम किसी बिजनेस में इन्वॉल्व भी हो, तो वहां जाओ जहां तुम्हारा इंटरेस्ट भी है। फिर उन्होंने पूछा भी अच्छा अभी आप टीचिंग में हो? मैंने कहा हाँ। आफ्टर CA? मैंने कहा कहीं ना कहीं तो मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट पक्का रखूंगा। अगर यहाँ से इनकम मुझे कम होती दिखी तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस कम, और लगा यहाँ इनकम ज्यादा है तो जो मेन जरिया है उसके ऊपर थोड़ा फोकस कम। वो तो अब हमें डिसाइड करना ना हमारी भूख कितनी है,
और हमारी तो भूख अनलिमिटेड है सभी की, पैसों की। चलो बेटा, प्राइमरी कंसिडरेशन, प्राइमरी का मतलब मेन हमारा कंसिडरेशन क्या होगा, क्या होगा भाई? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो, ये मेन हमारा फोकस होगा, ये हमारा मेन प्राइमरी कंसिडरेशन होगा। सेकेंडरी क्या होगा? सेकेंडरी क्या होगा बताओ भाई, सेकेंडरी क्या होगा? अब बेटा एक चीज देखो पीछे ना जाट आंदोलन वगैरह कुछ हुआ था, याद है ना? कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए इन बातों को। अरे हांसी में, मैम में, सब जगह जला दिया था, रोहतक में सब जगह जला दिया। 7-8 साल हो गए इन बातों को। अच्छा। हाँ बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा 2014-15 में हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अरे भाई रुक जाओ, एक सेकंड। तो भाई इस टॉपिक के अंदर मेन हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, सेकेंडरी कंसिडरेशन हमारा कैसे होगा। 1 मिनट बेटा। हेलो। चलो बेटा, तो भाई यहाँ पर मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि जो अभी पीछे इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में क्या हुआ? सर जितनी भी दुकानें थी, जितनी भी शॉप्स थी, सबके यहाँ पर डॉक्यूमेंट जल गए। जल गए ना, नॉर्मल सी बात है सर, पूरी की पूरी दुकानें ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो वहां पर आप डॉक्यूमेंट्स की क्या बात कर रहे हो? बात क्लियर? उस टाइम भी गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई जीएसटी की रिटर्न का टाइम था, तुम लोगों ने जीएसटी की रिटर्न नहीं भरी। तब तुम क्या कहोगे? ठीक है, दो चार सुनाओगे, मन ही मन में तो बहुत सारी गालियां दोगे गवर्नमेंट को, भी हमारा तो सब कुछ यहाँ पर फिनिश हो गया और इनको अभी भी जीएसटी रिटर्न की पड़ी है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा था। सर इंश्योरेंस करवा रखा था 1 करोड़ का, उसमें माल था 10 लाख रुपए का। कुछ ऐसे भी पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमाई करी है। बेटा दोनों चीजें हैं, जहां पर भी कुछ अनहैपनिंग होता है तो कुछ पर्सन वहां पर भी लकी होते हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ कमा जाते हैं। समझ गए? तो उस केस के अंदर अब तुम ये बताओ, गवर्नमेंट तुम्हें क्या रिलीफ देगी? गवर्नमेंट तुम्हें क्या रिलीफ देगी बताओ? गवर्नमेंट तुम्हें यही रिलीफ देगी कि जब भी तुम्हारे पास में जो भी सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है, जो भी डाटा अवेलेबल है, जो भी तुम हमें देना चाहो जीएसटी के नाम पर, जो भी तुम हमें देना चाहो इनकम टैक्स के नाम पर दे दो, हम मान लेंगे, कोई बात नहीं। हुँ? कुछ नहीं देना चाहो बेटा, एक चीज तो ये भी है ना, जैसे मान लो मुझे क्वार्टरली रिटर्न भरनी है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की। ठीक है, हमें क्वार्टरली रिटर्न भरनी है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की। ये बात क्लियर है? हर बार तुम क्वार्टरली भरते हो, तुम्हारी 3 महीने में सेल जाती है मान लो 3 लाख रुपए। ठीक है, ये जो दंगे फसाद वाला काम हुआ था, मान लो वो 1 मार्च को हुआ है, इसका मतलब 2 महीने तुमने सेल कर ली ना। तब तुम बिल्कुल तो डिनाई नहीं कर सकते भी मैंने सेल वेल कुछ की ही नहीं है, ये बात तो नहीं कर सकते ना। हाँ ये बात अलग है, मैं वहां पे ये दिखा दूं भी मेरी बैड डेब्ट्स हो गई। ठीक है, हम लोगों ने 3 लाख रुपए में से 3 लाख तो 3 महीने का था, 2 महीने का कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए तो हमारे उधार के थे सर, वो अब नहीं आने क्योंकि उनका भी काम ठप हो गया। तो वो सारी चीजें अलग हैं। एक ये चीज बताओ, जितना वो लोग फॉर्मेट मांगते हैं, क्या अब हम लोग उनके सारे फॉर्मेट को प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास डाटा ही नहीं है। या फिर अब हम फायदा उठाना चाहते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन के अंदर तुम लोग चीजों को हैंडल कर लो। यानी सेकेंडरी हमारा डाटा क्या होगा, सेकेंडरी हमारा फोकस क्या होगा? फर्स्ट तो क्या है, जितनी भी चीजें हैं ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो। सेकेंडरी हमारे पास क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जब भी हमारे पास एक्चुअल कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए जहां पर हम लोग फॉर्मेट को फॉलो ना कर पाए, तो कोई इशू नहीं है, विदाउट फॉर्मेट को फॉलो किए हुए अपना जो भी डाटा है उसके साथ में रिटर्न फाइल कर दो, या जो भी तुम्हें अकाउंट अगर बनाने हैं वो बना दो। एक बार रीड आउट करते हैं फिर क्लियर होगा।
It means that transactions should be accounted for in accordance with actual happening and economic reality of the transaction. That is event governed by substance and not merely by the legal form. अगर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बना रखा है बट अगर तुम उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर पा रहे, तुम उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर पा रहे, रीजन क्या है अभी फॉर्मेट को फॉलो न करने का? बिकॉज हमारे पास में उस टाइम कोई डाटा वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है या फिर रीजन कुछ और हो गया है, तो गवर्नमेंट वहां पर क्या कहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म यूज करो। ठीक है। प्रूडेंस, प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब क्या होता था बताना भाई? हाँ भाई लास्ट वन, प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब बताओ। हाँ यू खड़े हो जाओ। मोहित, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? सामने मत देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। हाँ बताओ। ध्यान नहीं आ रहा? खड़े होके प्रॉपर बताओ, प्रूडेंस का मतलब क्या है? अमन तुम भी कुछ टाइप वाइप कर दो बेटा। है किसी चीज के लिए एस्टिमेट करना। नेक्स्ट वन, सबसे कम बोलने वाला बच्चा सबसे अच्छा एक्सप्लेन करेगा। प्रूडेंस का मतलब क्या है? जलने दो उनको बस, अब तुम और ना बोलो। नेक्स्ट वन। बस जो इसने बताया वही बताऊंगी सर, जो सच है वही बोलूंगी मैं। हाँ बेटा हाथ दूर रखो। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रूडेंस का मतलब ये है कि जब भी हमें कहीं पर भी लॉस दिखाई देता है, मेन बात तो लॉस और प्रॉफिट की करो ना, अनसर्टेनिटी बोल रहे हो वो तो ठीक है, अनसर्टेनिटी में लॉस या प्रॉफिट तो बोलो। जब भी मुझे अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है और वहां पर अगर मुझे लॉस दिखाई देता है तो मैं उसको आज ही लॉस कंसिडर कर लूंगा। बट प्रॉफिट को हम लोग तब तक प्रॉफिट कंसिडर नहीं करेंगे जब तक वो एक्चुअल में रिसीव ना हो जाए। तो दो अलग अलग चीजें आ गई ना भाई। जब भी हमें यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में अगर कोई अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आती है और मुझे वहां पर लॉस दिखाई दे रहा है तो मैं उस लॉस को आज ही लॉस कंसिडर कर लूंगा। बट प्रॉफिट को मैं तब तक प्रॉफिट नहीं मानूंगा जब तक वो एक्चुअल में रिसीव ना हो जाए। सारे बैठ जाओ भाई। अब पढ़ो बेटा। प्रूडेंस मीन मेकिंग ऑफ एस्टिमेट्स विच इज रिक्वायर्ड अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ये पहली वाली लाइन पढ़ के लोगों ने काम चलाया है। मैं समझ गया सभी अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी क्यों कर रहे हैं, इतने मतलब चालाक बच्चे, जिसको धूर्त बच्चे कहते हैं ना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कपटी बच्चे। चलो, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड सर्टेन फॉर रिलेशन। प्रॉफिट को हम लोग तब तक एस्टिमेट नहीं करते, तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए। while provisions are made for all known liabilities, ठीक है ना, बट हमारे पास लाइबिलिटी के लिए कोई एस्टिमेट का बेस हम लोग जरूर लेके चलते हैं। ठीक है ना, अगर मुझे दिखाई दे रही है भी मेरा कोई ना कोई खर्चा होने वाला है तो मैं उसको लाइबिलिटी तो एस्टिमेट करूंगा ही करूंगा, बट प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट एस्टिमेट तब तक नहीं करूंगा जब तक वो रियल में ना हो जाए। The most common example of exercise of prudence in selection of accounting policy is the policy of valuing inventory at lower of cost and net realizable value. Net realizable value का मतलब है बेटा मार्केट कोस्ट, मार्केट वैल्यू। बताओ भाई क्या लिखा गया है? सर प्रूडेंस कंसेप्ट का एक मेन सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? जब भी मुझे ये दिखाई देता है भी हमारे पास में हमारे स्टॉक की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन है, तो मैं किस पे रिकॉर्ड करता हूँ? डाउन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मैंने पहले से उसको लॉस कंसिडर कर लिया। बट अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या मैं ज्यादा पे रिकॉर्ड करता? नहीं करता सर। इसका मतलब मैंने उस ज्यादा वाली अमाउंट को यानी कि प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया है। अब ध्यान से सुनो, मान लो हमारे पास कोस्ट आ रही है, कोस्ट आ रही है बेटा स्टॉक की 1 लाख रुपए, और अगर मैं उसी केस में चेक कर रहा हूँ उसी की मार्केट वैल्यू आ रही है, मार्केट वैल्यू आ रही है 85,000। बताओ किसके ऊपर रिकॉर्ड करोगे? 85 पर रिकॉर्ड करेंगे सर। 85 पर रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? सर जो 15,000 का लॉस है उस लॉस को हमने कंसीडर कर लिया। समझ गए? ये जो 15,000 का लॉस है सर, इस लॉस को हमने अभी कंसीडर कर लिया। बट अगर मैं ये कहता हूं भी कोस्ट तो हमारी है 1 लाख रुपए, कोस्ट तो हमारी है 1 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू है बेटा 1,20,000,
हम लोग किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे सर? हम लोग 1 लाख के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो जो मेरा प्रॉफिट है, जो मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट होने वाला 20,000 रुपए का, क्या हम इसको कंसिडर कर रहे हैं? नहीं। इसको तब तक कंसिडर मत करो जब तक एक्चुअल में प्रॉफिट मुझे रिसीव ना हो जाए। क्लियर? चलो, तो भाई हमारे पास में मेन टारगेट क्या था? प्राइमरी कंसिडरेशन क्या था अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करने का? ट्रू एंड फेयर व्यू आई। सेकेंडरी के अंदर 3 पार्ट आएंगे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जब भी सिचुएशन ऐसी आ जाए तो लीगल फॉर्म को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? जैसे भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, जिस भी सिचुएशन में बनते हैं, बनाओ। उसके बाद प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो करो, और उसके बाद में मेटेरियलिटी कंसेप्ट। मेटेरियलिटी का मतलब क्या होगा? सिर्फ मेटेरियल आइटम को, सिर्फ मेटेरियल पॉलिसी को ही फॉलो करो, जो हमारे पास में आगे कहीं ना कहीं डाटा हमारा करेक्ट करवाए। ठीक है ना? अगर ई मेटेरियल आइटम्स हैं, ई मेटेरियल पॉलिसी हैं, तो उसको मुझे इग्नोर करना है। बताओ बेटा, यहां तक बातें क्लियर? चलें आगे। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एनी। मेटेरियल पॉलिसी मतलब बेटा इफेक्टिव, जिसका इम्पैक्ट आए। ठीक है ना? जैसे मान लो भी मैं ये कह रहा हूँ भी हर बार ना हमारे पास में जितना भी हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसका 1% डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या ये बात कहीं से मेटेरियल आइटम है? यानी कहने का मतलब, क्या ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, जो ये लाइन बोल रहा हूँ, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है। हर बार ही ऐसा होता है। और अगर मैं मार्केट में जाकर बाकी कंपनियों को चेक कर रहा हूँ, अगर मैं उनकी फैक्ट्री को चेक कर रहा हूँ, वहां पर भी 1% या 0.9% या 1.25% डिस्ट्रॉय होता ही होता है। तो ये इसके ऊपर ज्यादा कंसर्न करने की बात या फोकस करने की बात है? नहीं है सर। अगर हम लोग ये कहते हैं भी हमारी फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा लेबर स्ट्राइक हो रही है, ठीक है ना, एज पर मार्केट कंडीशन को अगर हम लोग चेक करें तो वहां इतना नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सर ये मेटल आइटम है। तो इसी टाइप से पॉलिसी के अंदर अगर मैं कोई एक ऐसी पॉलिसी बना रहा हूँ कि जहां मैं फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, तो वो तुम ये चेक करो क्या उसका कोई इम्पैक्ट है क्या? क्या वो मेटेरियल आइटम है क्या जिसके लिए तुम पॉलिसी बना रहे हो? समझ गए? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मेटेरियल इफेक्ट इन द कंडक्ट or which is really expected to have a real effect in a period should be disclosed। ठीक है ना? क्या बोल दिया? ऐसी कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट आ रहा है, मटेरियल इफेक्ट आ रहा है करंट पीरियड के अंदर, या फिर हमारे पास में हमें उम्मीद है भी फ्यूचर के अंदर इसका कोई इफेक्ट आएगा, तो मुझे उस चीज को रिकॉर्ड करना ही करना है। In this case of a change in accounting policy which has a material effect in current period, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also disclose to the extent। जहां तक हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए वहां तक मुझे उसको मेंशन करना है। जहां तक हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए वहां तक मुझे इसको मेंशन करने की जरूरत है। बात समझने की कोशिश करो, क्या बता रहे हैं? सर ये बता रहे हैं जब भी मेरे पास में कोई भी पॉलिसी चेंज हो रही है और मुझे लग रहा है उसकी वजह से वहां कोई इफेक्ट आने वाला है, अगर वो इफेक्ट रीजनेबल है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट डाउन होगा या फिर अप होगा, तो मुझे जहां तक एस्टिमेशन निकल सकता है वहां तक मुझे इसको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है सर। वहां तक मुझे इसको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। क्लियर? अब देखो भी, एक मशीन थी, 10 करोड़ की मशीन थी, ठीक है? हम लोगों को 3 साल हो गए उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हुए। कितना डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं? सर हम लोग चार्ज कर रहे हैं 10%। सर हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। बताओ भाई, 3 साल हो चुके हैं, तो अब वैल्यू कितनी बची होगी? सर 7 लाख रुपए बची होगी। ठीक है, 7 करोड़ रुपए बची होगी सर। ये हमारे पास में बैलेंस बचा है सर आज के। आज अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? सर आज हम लोग अब ये बोल रहे हैं, अब हम लोग इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 10%, और किस मेथड से चार्ज करेंगे? WDV। अब बताओ कितना चार्ज करोगे? कितना चार्ज करोगे? पहले कितना चार्ज कर रहे थे? 7 लाख कैसे बेटा? 70 लाख। अब तो कितना चार्ज करोगे? 70 लाख। और पहले कितना चार्ज कर रहे थे बेटा हर साल? 1 करोड़। क्या कोई मेटेरियल इंपैक्ट है? क्या कोई बड़ी अमाउंट है? क्या कोई मेजर अमाउंट है? गुंजन बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। पहले डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा था 1-1 करोड़, अब चार्ज हो रहा है 70-70 लाख। तो क्या कोई इम्पैक्ट है? कोई इफेक्ट है क्या दोनों के बीच में? कोई डिफरेंस है? बढ़िया सा डिफरेंस, या कोई खास बात नहीं है? तो इसका कोई मेटेरियल इफेक्ट दिखाई दे रहा है या कोई मेटेरियल वाली बात नहीं है? मेटेरियल का मतलब समझ गए ना? ठीक है, रियल में उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिट के ऊपर। क्यों इम्पैक्ट आ रहा है क्या?
बुक्स की तो बात चल रही है ना, बुक्स में जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, क्या उसमें मेथड चेंज करने की वजह से कोई फर्क पड़ेगा प्रॉफिट पर? क्या फर्क पड़ेगा? अभी की सिचुएशन में क्या होगा, पहले हम लोग चार्ज कर रहे थे 1 करोड़ का डेप्रीशिएशन, अब हम लोग चार्ज कर रहे हैं बेटा 70 लाख का। प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? कितने रुपए से? 30 लाख से। क्लियर है ना भाई? इसका मतलब सर इम्पैक्ट तो आ रहा है, अगर ऐसी कोई चीज है तो वहां पर मुझे क्या करना है, अभी उस चीज को मेंशन करना ही करना होगा। बट जहां पर ये जो इम्पैक्ट है, अगर मैं वो फाइंड आउट नहीं कर पाऊं, मुझे सिर्फ फैक्ट को डिस्क्लोज करना होगा। मुझे ये बताना होगा कैसे ऐसे मैंने चेंज किया है जिसकी वजह से हमारे पास में चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, इम्पैक्ट आ सकता है। वो इम्पैक्ट मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता, बट वो इम्पैक्ट हमारे पास में आ सकता है। बताओ बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर? मिस्टर ललित, AS1 कंप्लीट हो गया? क्लियर बेटा यहाँ तक बातें? अब देखो भाई एक चीज और देखो, ठीक है? अभी देखो बेटा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हर एएस के नीचे हम लोग ये देखेंगे क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत है। तो AS1 हमें क्या कहता है, AS1 का स्पेसिफिक कोई मेथड तो है ही नहीं। AS1 किसी को कोई भी काम करने के लिए ना तो मना करता है ना ही बोलता है। AS1 क्या कहता है, जो तुम कर रहे हो बस हमें बता दो। अगर कुछ अजीब कर रहे हो तो वो बता दो, कुछ नया कर रहे हो तो बता दो, जो दुनिया कर रही है अगर तुम वो नहीं कर रहे तो वो भी बता दो। समझ गए? ठीक है, सारी जितनी तुम्हारी बातें हैं वो एक ही जगह बताना, ऐसा नहीं है कभी तुम स्टार्टिंग में एक कॉर्नर पे लिख दो मैं ये मेथड फॉलो करूंगा, फिर तुम लास्ट में पेज में जाके यहाँ लिख दो, बीच में जाके यहाँ लिख दो, तो वहां से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो उस डाटा को रीड नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो छुपाना नहीं है, एक ही जगह डाटा बताना है बिल्कुल क्लियरली। तो बताओ अभी क्या क्या बताता है। अभी पुरानी कोई पॉलिसी है तो उसको मेंशन करो, अगर कोई नई पॉलिसी है तो उसको यहाँ पर मेंशन करो भी, नई पॉलिसी तुम कौन सी यूज कर रहे हो, रीजन क्या है चेंज का, चेंज का रीजन क्या है, चेंज करने का रीजन क्या है, चेंज करने का रीजन क्या है। ठीक है, इस चीज को मेंशन करो। ये लो बेटा, थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर कुछ रह गया या फिर किसी न किसी क्वेश्चन में मिलेगा। आ गया आ गया आ गया क्वेश्चन। चेंज करने का रीजन क्या है? रीजन बेटा चेंज करने के 3 हो सकते हैं। किन 3 वजह से हम लोग अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? कौन कौन से भाई? या तो लॉ में कोई चेंज हुआ हो, ठीक है ना, या तो हमारे पास लॉ में कोई हुआ हो, ठीक है ना। 3 हमारे पास रीजन हो सकते हैं, या तो हमारे पास लॉ में कोई चेंज हुआ है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज हुआ है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज हुआ है, या फिर पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रेजेंटेशन को और बढ़िया बना सकें, ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया है वो और ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। तो बेटा यहाँ बात क्लियर? पहला तो हमें पॉलिसी वगैरह चेंज करनी नहीं चाहिए, बट अगर हम लोग पॉलिसी वगैरह चेंज कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है? सर लॉ में कोई चेंज हो गया, लॉ में चेंज हो गया तो हमें भी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो गया, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो रहा है तो सर हमें भी चेंज करना होगा। अगर हम लोग ये कह रहे हैं भी हम लोग चेंज इस वजह से करना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा बढ़िया हो जाए, ठीक है, ताकि जो प्रेजेंटेशन हम लोग दिखाएंगे उससे और ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो, तो हमें चेंज करना होगा। क्लियर बेटा? अब पूछो। चलो बेटा, अब यहाँ पे बात इसका एक क्वेश्चन ये है भी, सर मान लो आप पहले एसएलएम मेथड यूज कर रहे थे, अब क्या यूज कर रहे हो, डब्ल्यूडीबी यूज कर रहे हो। ठीक है, पहली बात तो ये, इनकम टैक्स के अंदर डब्ल्यूडीबी मेथड ही अप्लाई होता है। ठीक है, जब तुम लोग इनकम टैक्स के अंदर बिजनेस वाला चैप्टर करोगे तब तुम्हें सर बताएंगे, और क्या पता बेसिक में कहीं ना कहीं बता भी दिया हो। बता दिया? डेपरी फाउंडेशन बताया होगा, चलो ठीक है। जब हम लोग इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन की बात करेंगे तो वहां मेथड कौन सा फॉलो होगा, वहां मेथड कौन सा फॉलो होगा, वहां मेथड फॉलो होगा डब्ल्यूडीबी। ठीक है, तो अगर तुम ये रीजन देकर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। क्लियर? दूसरी बात, कंपनी एक्ट के अंदर कौन सा फॉलो होता है? सर कंपनी एक्ट के अंदर हमारे पास, बताओ, एसएलएम फॉलो होता है, बट कुछ केस में डब्ल्यूडीबी भी हो जाते हैं। सर इनकम टैक्स में भी एक दो केस ऐसे आएंगे जहां तुम लोग पढ़ोगे सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 की बात, बिजनेस वाले चैप्टर में वहां आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है
ठीक है, पावर जनरेशन वाली अगर कोई कंपनी है तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है। तो इस टाइप से अगर कोई रीजन है फिर तो ठीक है, हम बोल देंगे लॉ में चेंज है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज है। जब यहाँ पर हम लोग बिना किसी मतलब के चेंज कर लें तो हम क्या बोलेंगे? सर फिर हम ये बोलेंगे हमारी प्रेजेंटेशन बढ़िया करने के लिए हम लोग यहाँ पर मेथड क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। AS1 को एतराज नहीं है चाहे तुम कुछ भी करो। AS1 तो बस ये कह रहा है जो तुम कर रहे हो हमें बता दो। क्लियर? डिस्क्लोजर में तीन चीजें आ गई, चौथी चीज क्या आएंगी भाई? इम्पैक्ट क्या होगा? जब भी तुम चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्या होगा ये बता दो बस। समझ गए बेटा? AS1 कंप्लीट। छोटी सी रिवीजन करें फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। सर कुछ नहीं था इसके अंदर, सबसे फर्स्ट हमारे पास ये था AS1 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जितनी भी चीजें हम लोग बना रहे हैं उसका हमारे पास में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो और कुछ भी नहीं है। सारी पॉलिसियां सर एक जगह दिखानी है। सर बहुत सारी पॉलिसियां हो सकती हैं जिनके अलग अलग एएस बने हुए हैं, चाहे वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो, इन्वेस्टमेंट हो, रिटायरमेंट बेनिफिट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बातें चल रही हो, सबके एएस अलग अलग हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हमारी तीन है। ठीक है, तीनों का मतलब हम लोग को पता है, अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, हमें अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कभी हम लोग फॉलो नहीं कर रहे तो हमें मेंशन करने की जरूरत है। क्लियर भाई? उसके बाद सर, उसके बाद भाई हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सिलेक्ट करें? मेन हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंसिडरेशन। सेकेंडरी हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करो जो हर सिचुएशन में यूज हो जाए। ठीक है, प्रूडेंस कंसेप्ट को ऑलवेज फॉलो करो। लॉस जब भी तुम्हें एस्टिमेट होता है उस लॉस को कंसिडर करके प्रोविजन बना दो, बट प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट ना मानो जब तक एक्चुअल में प्रॉफिट ना हो जाए। ठीक है, मेटेरियलिटी कंसेप्ट, यानी कि जो भी मेटेरियल पॉलिसी है उनको फॉलो करो। ठीक है ना, जहां पर अमाउंट बिल्कुल ही कम है, करोड़ों की कंपनी है, तुम किसी ऐसी अमाउंट के लिए पॉलिसी बना रहे हो जहां पर साल में 10,000 का भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और करोड़ों की कंपनियां, तो उसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? समझ गए? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ये एस्टिमेट करना है कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तुम्हें जरूर मेंशन करना है। सर हम प्रॉफिट या लॉस के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो तुम ये जरूर बता दो अभी अभी क्या है जिसकी वजह से फर्क पड़ सकता है, ये चीज जरूर मेंशन कर दो। तो भाई क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं? पुरानी पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, पॉलिसी को चेंज करने के रीजन। रीजन तीन हो सकते हैं, बाय लॉ, बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ये तीन हमारे पास रीजन हो सकते हैं। सर चेंज की वजह से प्रॉफिट के ऊपर फर्क कितना पड़ेगा, ये हमारे पास में फोर्थ पॉइंट है। क्लियर? चलो बेटा, व्हेन कैन ए कंपनी चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी? कर दोगे? कंपनी कब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकती है? बस अगर सर ये एक ही नंबर में क्वेश्चन हो तो बेटा सिर्फ इतना लिखो, काम तुम्हारा खत्म। ठीक है, चलो भी थोड़ी सी बातें मुझे बतानी है भाई, एएस के हम लोग क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों के ऊपर आता हूँ। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 11-12 क्वेश्चन है, बस 12 ही क्वेश्चन बस है। सर क्या सिर्फ यही करने हैं आज आज में? क्या इसी 12 क्वेश्चन के लिए आए थे हम यहाँ पे? सर सिर्फ 12 क्वेश्चन? सर आपको शर्म आती है? हम सीए कर रहे हैं। हाँ बेटा, टेंशन ना लो, हाइपर मत हो, और भी दे दूंगा काम, बस खुश। चल, सर क्या ये क्वेश्चन कॉपी में नहीं करने? करने हैं बेटा। सर इनके अलावा और भी करने, हाँ और भी दूंगा क्वेश्चन। सर आज सिर्फ 12 ही दोगे? नहीं और दे दूंगा। हाँ हाँ बेटा, इन एएस के क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं इसके अलावा तुम्हें कहीं से कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिपीट कर रहा हूँ। बट ये जो कर रहे हैं ये करने ही है, ठीक है ना, और कॉपी में भी करने हैं। जो अच्छा एक चीज और भाई, इनके जो आंसर हैं वो मैंने बुक के ही सेम टू सेम लिखे हैं, इसका रीजन यही है ताकि बच्चे अपने आंसर कॉपी में लिख के लाएं। समझ गए? हाँ लिख के लाएंगे। तो सर फिर आपको आंसर लिखने की जरूरत ही क्या थी? आंसर लिखने की जरूरत ये थी, क्या पता हम लोग मार्केट में भी ये बुक कुछ और भी पैसा कमा लें। समझ गए? तो ऐसा कुछ टारगेट है। कुछ भी नहीं है बेटा अभी तो, देखो कुछ होता तो
तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? मैं राजगढ़ वालों से बचने के लिए मैंने मोबाइल फोन खराब कर रखा है? हैं? बेटा ऐसा ना बोलो ना, मेरा मतलब ऐसे ऐसी बातें कर देते हैं बच्चे, मतलब छोड़ो। बेटा कौन याद करता है मैम को? पागल हो गया तुम? फॉर्मेट ऑफ एएस आंसर। चलो बेटा, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एएस का ही आएगा। 5 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, सर हम उसको कैसे लिख के आए? क्योंकि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, जो ओवर आंसर दे के आते हैं, वैरायटी के आंसर। ठीक है, घर पे वैरायटी की चीजें खाएंगे और यहाँ पर आंसर भी वैरायटी वाले डालेंगे, बहुत सारी चीज रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट। तो ये चीज नहीं करनी है। हुँ? नहीं नहीं, नहीं नहीं बेटा। बेटा चुप हो जाओ, सामने ध्यान दो। एएस के जो आंसर हमें देने हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? एएस के जो मुझे आंसर देने हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? पहले देखो भी, अगर केस स्टडी के क्वेश्चन है, भाई अगर केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वो 4 या 5 नंबर में आएंगे। ठीक है ना? जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है या तो वो 4 नंबर के होंगे या फिर वो हमारे पास में 5 नंबर के होंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात कर रहे हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन की। इसके हम लोग बनाएंगे 3 पार्ट। ध्यान से देखना भी, इसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्किंग स्कीम आएगी। और हमारा टारगेट ये होगा भी 20 में से हमारे 18 19 नंबर यहाँ से कवर हो, जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, चलो भी पहला पार्ट। ठीक है, आंसर को हम लोग देंगे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आंसर को बेटा हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या होगा? अच्छा भी एक चीज और देखना, ये जो एएस आंसर का मेरा जो फॉर्मेट है, ठीक है, जब एडवांस अकाउंटिंग करोगे तो शायद कहीं ना कहीं डिफर कर जाए आशीष सर के मेथड के साथ। ठीक है, तो उनकी एडवांस अकाउंटिंग में उन वाला यूज करोगे, मेरे वाले में मेरे वाला यूज करोगे। नहीं नहीं, अकाउंट मैं करवा रहा हूँ जो फर्स्ट ग्रुप में है, एडवांस अकाउंटिंग सर करवाएंगे, आशीष सर। ठीक है, तो वहां अगर वो एएस में अगर कुछ और बताते हैं तो तुम लोग वहां फॉलो कर लेना, बट यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो यही फॉलो करना। उसमें भी एएस है, जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में लिखवा के बोला ना, ये अभी याद नहीं करने, वो एडवांस में है। एएस 26, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया था, या फिर मैंने कहीं डिस्कस किया होगा एएस 15, जिनको मैंने साइड में लिख दिया था, इस साइड लिख दिया था ना, देखा होगा तुम लोगों ने, ध्यान नहीं दिया? ये लो बेटा। नहीं नहीं, किसी को अलग नहीं किया। बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। ये देखो बेटा, ये वाले है, और ये भी ये लो भाई, तुम खुश रहो। बस राजी। हम्म, क्या कह रही है? भगवान तुम्हें जिंदा रखे। तो वो तो बनना ही है, वो तो फिक्स हो ही गया। चलो बेटा, केस स्टडी वाले क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आएंगे सर, जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में जब भी तुम आंसर दोगे, पहले पार्ट में जब भी तुम आंसर दोगे, सबसे पहले तुम्हें ये मेंशन करना है ये किस एएस से रिलेट करता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अकॉर्डिंग टू एएस 1 या अकॉर्डिंग टू एएस 2, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना है, नेम ऑफ एएस। बेटा नेम नहीं, पहले नंबर।
ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास में AS1 है या AS2 है, पहले सर हम लोग वो मेंशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू AS1। उसके बाद में नेम ऑफ एएस, नेम ऑफ एएस, नेम ऑफ एएस के अंदर क्या सर, जस्ट लाइक हमारे पास में क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पूरा लिखोगे भाई, जब भी नेम लिखना बेटा इस चीज का ध्यान रखना, हम लोग पूरा लिखना है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और ये जब भी लिखो देखो लाइन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू AS1। ठीक है, AS1 जैसे लिख दिया, उसके बाद क्या करोगे, इसको कॉमे के अंदर लो और फिर यहाँ पर पूरा का पूरा नेम तुम्हें लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, डिस्क्लोजर लिख के छोड़ दिया या फिर कुछ और लिखकर छोड़ दिया, इसका शॉर्टकट बना दिया, शॉर्टकट नहीं बनाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये बात होगी क्लियर। ये दोनों ही चीजें हमारे पास में हाफ हाफ नंबर में कवर है, हाफ हाफ नंबर में कवर है, समझ गए। उसके बाद क्या सर, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में हम लोग एक लाइन में मेंशन कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो केस स्टडी का कोई क्वेश्चन दिया हुआ और वहां पर क्या लिखा हुआ है, हिमालय लिमिटेड ने क्या किया, WDV मेथड से SLM मेथड के ऊपर आ गए बिकॉज टैक्स के अंदर उनका प्रोविजन चेंज हो गया था। ठीक है, क्या अकाउंटेंट ने सही प्रोविजन अप्लाई किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एएस बताओ, वो एएस नंबर भी क्या पता ना बताएं, तो तुम्हें क्या बताना होगा, अकॉर्डिंग टू AS1। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इशूड बाय ICI। ठीक है, ICI के द्वारा सारे सारे एएस वगैरह बनाए गए हैं, ये भी मेंशन कर देना। फिर उसके बाद में बताना स्टार्ट करना, जब भी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और चेंज करने के रीजन हमारे पास क्या होंगे, वो 3 रीजन है, बाय लॉ चेंज हो रहा है, या फिर बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये बात लिखी और ये तुम्हारा कंसेप्ट हो गया पूरा। यानी सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, केस स्टडी में जो पार्ट पूछा है, बेटा केस स्टडी में जो पार्ट पूछा है सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट को एक्सप्लेन करो। केस स्टडी के अंदर जो पार्ट पूछा है सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे भाई, उसी पार्ट के बारे में बताओ। जैसे मान लो भी AS1 में बहुत सारी चीजें हैं, रूल रेगुलेशन एक ही जगह लिखना है, ये करना है वो करना है, डिस्क्लोजर देनी है, प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, सेकेंडरी क्या होना चाहिए। हम उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास में AS1 के अंदर इंफॉर्मेशन पूछी है सिर्फ उसी उसी को मेंशन करो। कहाँ मेंशन करोगे, पहले नंबर और नेम देने के बाद अब यहाँ मेंशन करोगे, कंसेप्ट लिख दोगे, और कंसेप्ट उसी का जो रिलेटेड है हमारे गिवन क्वेश्चन के साथ। एक नंबर, यानी हमें 3 पार्ट में हमारे आंसर लिखने थे। ठीक है, पहले पार्ट के हमारे नंबर कितने हो गए, 2 नंबर हो गए सर। अब बेटा दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे, दूसरे पार्ट में सबसे पहले क्या लिखना है, जिस कंपनी का क्वेश्चन है।
चलो बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे भी हमें जो ये केस स्टडी का आंसर देना वो 3 पार्ट में देना है। पहले पार्ट में क्या देना है अभी? सबसे फर्स्ट तो हमें ये बताना है एएस का नंबर क्या है। यानी अकॉर्डिंग टू एएस 1 देन हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ एएस, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इशूड बाय आईसीआई। उसके बाद हम लोग वो रूल यहाँ मेंशन करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ गए? उसके बाद हम लोग यहाँ पर वो रूल मेंशन करेंगे जिससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर ये वाली बात? अब बेटा सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या कवर करेगा? सेकंड पार्ट की हमें स्टार्टिंग कुछ ऐसे करनी है जैसे मान लो जिस भी कंपनी का क्वेश्चन है, किसी कंपनी का क्वेश्चन है, किसी फर्म का क्वेश्चन है या किसी इंडिविजुअल पर्सन का क्वेश्चन है, सबसे पहले उसका नेम लिखो। ठीक है ना? जैसे मान लो इन द एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड के अंदर पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो मैटर यहाँ पर मेंशन करो। बट ना उसको लेंथ नहीं देनी है तुम्हें। लेंथ नहीं देने का मतलब पूरी कहानियां नहीं लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं, सर एबीसी लिमिटेड के अंदर अकाउंटेंट ने ऐसे 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 कर दिया। ठीक है, पूरी लेंथ नहीं देनी, एक ही लाइन के अंदर उसको तुम्हें फिनिश करना है भी एबीसी लिमिटेड के अंदर ये कंसेप्ट हुआ है, बताया। देन उसके बाद तुम उसको कोरिलेट करो, उसको लिंक बनाओ जो कंसेप्ट तुमने ऊपर लिखा है उसके साथ। मेरी बात समझ रहे हो? एक क्वेश्चन के अंदर करवाऊंगा तब तुम्हें पूरी बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या करो भाई, यहां पर नेम लिखो। नेम ऑफ कंपनी या फिर कोई भी फर्म है या फिर भी इंडिविजुअल है। नेम ऑफ कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल। ठीक है, विथ क्वेश्चन। उनका जो क्वेश्चन है उसके साथ ये चीजें मेंशन करो। मेंशन कर दिया? ठीक है, ये पहला पार्ट यानी कि सेकंड के अंदर जो हम लोग ये चीजें मेंशन करेंगे वो ये होगा। देन उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आंसर दो अब तुम अपना। ठीक है, गिव आंसर। विद कंसेप्ट। और कट कौन सा? जो बेटा तुमने यहां पर मेंशन किया है। समझ गए? ये पूरा पोर्शन तो तुम्हारा कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। ठीक है, ध्यान से देखना भी, उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे, तुम लोग का बोनस ईयर का टेस्ट होगा भी। देखो बेटा क्या मेंशन कर दिया गया, कंपनी का नेम, फर्म का नेम या इंडिविजुअल का या जो उनका जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले उसके बारे में बता दो एक ही लाइन में। मैं ये नहीं कहता उसके लिए तुम लोग 3-4 लाइनें भर दो। ठीक है, 1 लाइन 1.5 लाइन इनफ है। उसके बाद में तुम अपना आंसर दो और आंसर को लिंक करो अपने कंसेप्ट के साथ जो तुमने फर्स्ट पार्ट में कंसेप्ट लिखा है। लिख दिया? ये पूरा पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा 2 नंबर में। अब भाई थर्ड थर्ड जो हमारा लास्ट है उसमें तुम्हें क्या देना है, कंक्लूजन देना है। ठीक है ना, इसमें तुम्हें क्या करना है, सर इसके अंदर हमें कंक्लूजन देना है। और कंक्लूजन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, जो हमें कंक्लूजन देना है, इस कंक्लूजन में क्या बातें आएंगी। अगर ऐसा कुछ बोला गया है भी एबीसी लिमिटेड के अकाउंटेंट ने क्या सही किया, ठीक है, जो भी यहाँ पर उसने ट्रीटमेंट किया है क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अगर ऐसा कुछ मेंशन आया तो उस चीज को मुझे कंक्लूजन में लिखना है कि हाँ जो एबीसी लिमिटेड का यहाँ अकाउंटेंट है उसने ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है ये अकॉर्डिंग टू AS1 किया है और वो सही है। सर हम वहां पर दोबारा फिर रिपीट करें क्या, अकॉर्डिंग टू AS1 ये जो आंसर दिया गया है जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो इश्यू किया गया है आईसीआई के द्वारा, ठीक है, और अकाउंटेंट ने ये ट्रीटमेंट सही किया। नहीं बेटा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना लिखो यस या नो, ये तो जरूर लिखो। उसके बाद में लिखो भी हमारे पास में यस या नो लिखने के बाद भी एबीसी लिमिटेड के जो अकाउंटेंट ने ट्रीटमेंट किया है वो AS1 के अकॉर्डिंग है बस, या AS1 के अकॉर्डिंग नहीं है। समझ गए? 3 पार्ट के अंदर हमारा 5 नंबर का पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट। सर अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ तो क्या होगा? बेटा अगर ये 4 नंबर का हुआ तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास
ये वाला जो पार्ट 2 नंबर का है इसको 1 नंबर का बना दें, या फिर किसी बच्चे ने कंक्लूजन नहीं भी लिखा तो कंक्लूजन के क्या पता नंबर वो लोग ना दे रहे हो, दोनों ही चीज हो सकती है। हम लोग बिल्कुल सेफ होकर जाएंगे, हमें तीनों ही पार्ट लिख के आने हैं। समझ गए? हम लोग बिल्कुल सेफ होकर जाएंगे और हमें तीनों ही पार्ट लिखने हैं। क्लियर? यहां तक बातें सबको क्लियर है भाई? ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा सर? पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एएस की नंबरिंग क्या है, देन आइडेंटिफाई करो उसका नेम क्या है, देन उसके अंदर कंसेप्ट क्या है वो चीज मेंशन करो। उसके बाद क्या करोगे भाई? सर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर क्या कंपनी का नेम वेम गिवन है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब उनका आंसर दो। और आंसर वही दो जिससे रिलेटेड तुमने रूल ऊपर लिख दिया है। जो रूल तुमने ऊपर लिख दिया ना उसको लिंक बनाते हुए आंसर दो। और लास्ट में क्या कर दोगे? कंक्लूजन दोगे अगर कंक्लूजन पूछा है तो। क्लियर? 3 पार्ट में मुझे आंसर को करना है कंप्लीट। बेटा अगर कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास जिसके अंदर कुछ केस स्टडी नहीं है, ठीक है ना, सिंपली पूछा गया है, 2 मिनट रुक जाओ भाई, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल ये पूछा गया है भी आपको यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्राइब करना है, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी के मेन यहाँ पर टारगेट क्या है, प्राइमरी कंसिडरेशन, सेकेंडरी कंसिडरेशन, अगर ऐसा कुछ आ गया तो ये सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन है। इसके लिए तुम्हें कोई भी अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल थ्योरी क्वेश्चन। इसके अंदर अलग तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना हम लोग 3 पार्ट बनाए 4 बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट पूछा है भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अगर कंसेप्ट पूछा है तो कंसेप्ट लिख दो और बात खत्म। ठीक है भाई यहाँ तक? चलो बेटा उसके बाद में ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये तुम लोग को इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करके आना है। एक चीज और ध्यान रखना भी, कोई ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है तो पहले मेंशन करो ट्रू या फॉल्स, ये 1 नंबर का पार्ट है। अगर क्वेश्चन हमारे पास में 2 नंबर का है तो 1 नंबर का पार्ट ये है, अगर ये सही हुआ तो अंदर का मैटर तुम्हारा चेक होगा। समझ गए मेरी बात? अगर ये सही नहीं हुआ तो ये मैटर तुम्हारा चेक नहीं होगा। अब सुनो, अगर ये सही है सर 1 नंबर मिल गया, सर अंदर का मैटर भी सही है 2 नंबर मिल गए, सर ये सही है 1 नंबर मिल गया, अंदर का मैटर सही नहीं है, कोई बात नहीं 1 नंबर मिल गया। समझ गए मेरी बात? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, जस्ट लाइक 10th या फिर 9th, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम लोग एक बार ट्राई करोगे, ठीक है, फिर हम लोग कल इसको पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे और कल ही स्टार्ट कर लेंगे AS2। ठीक है, तुम लोग की जो बुक्स वगैरह आई हुई हैं वो अभी लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे AS2 पूरा होगा तब तुम लोग लेके आओगे। ठीक है बेटा, आज के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, अभी टेस्ट होगा।